और प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय होना, देश की आजादी के मूवमेंट में एक नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और छात्र संघ की गतिविधियों में भाग लेने के उपरांत जब अपने शिक्षण कार्य को पूरा करते हैं तो उसके उपरांत अपने आप को समाज के लिए समर्पित करके समाज के उन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ना जो राष्ट्र निर्माण के लिए आजादी के पूर्व जो एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए थी, उस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। आज भी आप जाएंगे उत्तर भारत में तो मुझे लगता है कि हर एक जगह आपको स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी के नाम पर संस्थान उनकी स्मृतियों को और उनके उस विराट व्यक्तित्व के बारे में हम सबको अवगत कराता है कि कैसे समाज को जोड़ने के लिए अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं, संगठनों और को उन्होंने नेतृत्व देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। उनकी स्मृतियां इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है, उनके उस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के दर्शन इसके साथ होते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरा नाम है भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का। मालवीय जी देश के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मालवीय जी देश की आजादी के इस पूरे आंदोलन में हर क्रांतिकारी के एक प्रखर अधिवक्ता के रूप में भी न्यायालय में जाकर के हर क्रांतिकारी की पैरवी भी करते थे। मालवीय जी एक समाज सुधारक भी थे। समाज को जोड़ने के लिए उनके द्वारा किए गए उस समय के प्रयास हम सबके सामने हैं। पवित्र गंगा को रोकने का प्रयास जब ब्रिटिश कालखंड में होता है, इसके खिलाफ कोई मुखर आवाज निकलती है तो वह गंगा महासभा के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से निकलती है और उसका समाधान का रास्ता भी उन्होंने ब्रिटिशर के सामने उस कालखंड में दिया जो आज भी उसी रूप में बरकरार हुआ। 100 वर्ष के बाद भी आप हरिद्वार में जाएंगे तो उसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। मालवीय जी भारतीय परंपरा के अनुसार एक स्वतंत्र भारत में हमें कैसी व्यवस्था देनी चाहिए। जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद होता 1947 में, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है 1916 में। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जो डिग्री कोर्सेज हैं, आज हम लगातार कहते हैं शासन में रहकर के विभिन्न विभागों को कि भाई छात्रों को आज के परिप्रेक्ष्य में जो न्यू एजेज कोर्सेज हैं उनको आप अपने आप पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। बार बार कहना पड़ता है, आज साधन है, शासन के पास साधन की कमी नहीं होती। शासन के स्तर पर बेहतर प्रयास भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास टीम का भी अभाव हो। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अच्छे अधिकारियों की टीम भी रहती है, तब भी उन नए कोर्सेज के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ती है। याद करिए, आज से 100 वर्ष पूर्व महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज दिए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी देश को और समाज को एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। सरकार के सहयोग से नहीं, अपने स्तर पर उस समय की क्या आवश्यकता थी, कैसे भारत के लोग दुनिया में नेतृत्व प्रदान करेंगे, कैसे नालंदा और तक्षशिला का एक मॉडल काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा और उससे भी उत्कृष्ट कैसे हम कार्य करके दिखाएंगे, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी हम सबको देखने को मिलता है। यानी इन दो महापुरुषों के नाम से जुड़ी हुई एक संस्था
आज यहां पर भूमि पूजन के साथ यहां पर आगे बढ़ रही है। माघी पूर्णिमा भी है, संत रविदास जी का पावन जन्म जयंती का दिन भी है, सदैव देवरस जी का भी और महामना जी का भी नाम एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से चारों दिशाएं जब अनुकूल हो तो परिणाम अनुकूल आएंगे ही। वो परिणाम हम सब के सामने यहां देखने को मिले थे, जहां पर हम लोगों ने अभी मंच में उन छात्रों को सम्मानित किया है जो छात्र अब तक इस प्रकल्प को प्रारंभ करते समय बालकों के छात्रावास के माध्यम से जिन छात्रों ने नीट और आईआईटी जेईई में सफलता प्राप्त की है, उनके हम यहां पर कभी कथा सुन रहे थे कैसे उन लोगों ने इसमें प्रयास किया, कैसे वे लोग आगे बढ़े। बालिकाएं जो भी इस प्रकल्प के साथ जुड़ी हैं, जो एक किराए के भवन में रह करके पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह न्यास उन बालिकाओं के उत्तम पठन पाठन के लिए एक मंच दे रहा है, बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है और उत्कृष्ट शिक्षा उन्हें प्राप्त हो सके, किसी भी प्रकार की आर्थिक बंधन उनके मार्ग में बाधा न बने, यह कार्यक्रम भी यहां पे चलाया जा रहा है। और उनके लिए बनने वाला यह छात्रावास और इसके उपरांत बनने वाला जो शिक्षण केंद्र होगा वो अपने आप में एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए न्यास को हृदय से बधाई देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम प्रारंभ की है जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। एक कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भ्रूण हत्या कुछ जनपदों में ज्यादा हो रही है, इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और समाज की समस्या थी, समाज की एक चुनौती थी, लेकिन सरकार उसके साथ कैसे जुड़ सकती है। हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कन्या सुमंगला योजना की, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ ही अगर बालिका का रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ उस बालिका के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा, उसके परिवार को और बालिका के नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाएगी। अक्सर होता है, अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में भेद होता है। बालक होंगे तो उसको सभी प्रकार के टीकाकरण लगे, टीकाकरण से आच्छादित किया जाता है, बालिका होती है तो नहीं किया जाता है। बालिका के साथ कोई भेदभाव न हो, इसलिए 1 वर्ष के अंदर उन सभी प्रकार की मिशन इंद्रधनुष के साथ जोड़ करके सभी प्रकार की टीकाकरण से बालिका को युक्त करने के और सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा एक निश्चित राशि बालिका के नाम पर फिर उसके अकाउंट में चला जाएगा। बालिका पहली क्लास में एडमिशन लेगी तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित राशि उस बालिका के अकाउंट में चली जाएगी। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी तो भी धनराशि जाएगी, 9वीं क्लास में जाएगी तो भी एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी। अपनी हायर सेकेंडरी पास करने के बाद वह कोई सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स करना चाहती है तो एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी और कुल मिलाकर के 15,000 का एक पैकेज हम उस बालिका को शासन के स्तर पर कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो बालिका अपने पैरों में खड़ी हो सके और उसकी अपनी उन जरूरतों को पूरा कर सके। यद्यपि शिक्षा उस फ्री में हम लोग शासन से स्नातक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा, बालक और बालिकाओं के लिए याद करिए, कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के हमारे जो बच्चे थे ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, आईआईटी जेईई के लिए और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में बहुत सारे बच्चे थे। 15,000 से ज्यादा बच्चे वहां तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन लग गया, परिवारों में चिंता हुई। मैंने उस समय राजस्थान की सरकार से बातचीत की कि भाई आप इन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद कर दें, तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी।
मैंने फिर यहां से अपने प्रशासन के माध्यम से 500 बसेज वहां भेजी थी। उन सभी बच्चों को हम सुरक्षित वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किया था। और पहुंचाने का ही कार्य नहीं किया था, बल्कि हम लोगों ने इसके बाद कहा था कि भाई हम इन बच्चों के लिए व्यवस्था देंगे जिससे आने वाले समय में यहां के बच्चों को कहीं बाहर न जाना पड़े। हम लोगों ने वर्तमान में अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की है, जो उन बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा देती है, दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी, जिसमें हमारे उस कंपटीशन से निकले हुए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जैसे आईएएस या आईपीएस की अखिल भारतीय परीक्षा की तैयारी कोई कर रहा है, तो जो हमारे वहां से पास आउट जो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, उनसे हम हर जनपद में क्लास लिवाते हैं। कम से कम 1 घंटा उन छात्रों के लिए उन जनपदों में देगा। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए की तैयारी कोई छात्र कर रहा है, तो वे जो भी जनपद में तैनात हैं, वे जनपद में तैनात अधिकारी ही वे क्लास लेते हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियर सिलेक्शन, जिन इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है या जिन चिकित्सकों का सिलेक्शन होता है, वे भी उस जनपद में जाकर क्लास ले रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से, वहां के माध्यम से जुड़े थे और उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुआ था और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। उसमें जो गरीब बच्चे उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम भी हम उसके साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के